हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किया। आज हम डिस्कशन करेंगे फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। इसके अंदर हम 4 मेथड डिस्कस करेंगे और आज हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जो सबसे पहली प्रिपरेशन है फिनॉल की, वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट चैप्टर में डाउ प्रोसेस के अंडर, करेक्ट। किसी भी तरीके से अगर ये Cl हटकर OH आ जाए तो फिनॉल तैयार हो जाएगा। ये फिनॉल तैयार भी हो गया। आपको अच्छे से पता होगा कि Cl को इस फिनाइल रिंग से हटाना आसान नहीं है, और ये टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में अराइल हैलाइड्स के अंदर अंडर द हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड अराइल हैलाइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने में। उसके रीजंस मैंने आपको वहां प्रोवाइड करवाए थे, फाइन। लेकिन अगर कंडीशन ड्रास्टिक कर दी जाए तो ये पॉसिबल है, और वो ड्रास्टिक कंडीशन थी टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 300 atm, राइट। NaOH से तो रिएक्शन आपको करनी थी और फिर फॉलो अप करना था एसिडिफिकेशन से, तो आपको फिनॉल मिल जाता है, फाइन। मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन आपको नजर आ रही है, यहाँ पे NaOH से रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म में लास्ट चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, तो हम उस चीज को तो यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। और जब NaCl बाहर निकल जाएगा तो पीछे कौन सा ग्रुप आके जुड़ जाएगा, OH। तो ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर लगा दिया OH। लेकिन यहाँ पे OH नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे ये स्पेशीज नजर आ रही है। ये बात समझने वाली है, क्योंकि मीडियम काफी स्ट्रांगली बेसिक है, तो NaOH भी वहां पे पड़ा हुआ है ही है। तो जो फिनॉल बनता है उसका नेचर एसिडिक होता है, ओके। ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, लेकिन ओवरऑल नेचर से एसिडिक होते हैं। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, फाइन। जब एसिड बेस आमने सामने आएंगे तो रिएक्शन तो होनी है, न्यूट्रलाइजेशन होना ही है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। और जब रिएक्शन होगी तो एसिड से क्या निकलेगा, H, और बेस से क्या निकलेगा, OH, और क्या चीज बाहर निकल जाएगी, H2O। और रिंग के ऊपर कौन सी चीज आके जुड़ जाएगी, तो रिंग के ऊपर आके जुड़ जाएगा O माइनस Na+। ये जो चीज बनी, ये एक सॉल्ट है जो कि यहाँ आपको नजर आ रहा है, और इसका नाम होता है ये फिनाइल। ये ऑक्सीजन और विद माइनस साइन, फिनॉक्साइड। फिनाइल ऑक्सीजन माइनस साइन ऑक्साइड, तो फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड इस सॉल्ट का नेम है। तो एक्चुअली सीधा फिनॉल नहीं मिलता आपको, पहले सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, इसके बाद अब आपको फिनॉल मिल सकता है। और यहां जो मैं स्ट्रेटजी यूज करूंगा, जो ट्रिक मैं यूज करूंगा, वो आपको अच्छे से पता है, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में देखा है। क्योंकि ये सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इसीलिए अगर इसमें काफी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया जाए लाइक दिस HCl, तो होगा क्या, ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस को खींचकर उसके साथ रिएक्शन करेगा और वीकर एसिड को बाहर निकाल देगा। यानी कि जैसे ही मैं HCl मिलाऊंगा तो HCl एक सॉल्ट बनाएगा, NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl, और वीक एसिड को फ्री छोड़ देगा, और वीक एसिड आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फिनॉल। कैसे, यहां देखिए, ये जो सॉल्ट था ये इन्हीं दोनों एसिड बेस से मिलकर बना हुआ था। ये एसिड था, ये बेस था। अब अंदर जैसे मैं HCl मिला देता हूं, तो जैसे ही HCl की एंट्री अंदर होगी, मान लीजिए HCl आ गया, तो HCl इस NaOH के साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों की रिएक्शन की वजह से ये चीज बाहर निकल जाती है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाती है। आप ये मान लीजिए, या सिस्टम में जो सॉल्ट बना हुआ था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देने की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है और वीकर एसिड बाहर आ जाता है। ये बात हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे से देखी है। दैट्स व्हाई फिनॉल बाहर आ गया। और HCl से जब आपने रिएक्शन करी, तो सिंपली अगर मैं यहां लिख दूं, तो यहां तो लिखने में तो सीधा सही आ जाएगा HCl, ये Na और ये Cl, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और O से H आके जुड़ जाएगा, और ये फिनॉल आपका तैयार हो गया, फाइन। तो ध्यान रखिए, जब भी क्लोरोबेंजीन हो, NaOH डालिए, ड्रास्टिक कंडीशन जनरेट कीजिए, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सॉल्ट बनता है। और फिर इसका अगर एसिडिफिकेशन कर दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा और फिनॉल आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, मेन प्रोडक्ट की जैसे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, तो ये भी रिएक्शन हम देख चुके हैं लास्ट चैप्टर में। एनालीन था, डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, इससे हमने BDC बनाया था। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में जरूर बता दूंगा। NaOH और HX की जब रिएक्शन होती है तो एक एसिड बनता है, दैट इज नाइट्रस एसिड, HNO2 उसको कहते हैं, HNO2। और उसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, O-No। आप उसको ऐसे लिखिए, HX जो है, थोड़ी देर के लिए उसे HCl समझ लें, राइट, क्योंकि Cl Br कुछ भी हो सकता है, तो HCl। अब यहां से देखिए क्या चीज बाहर जा रही है, H2O। यहां से भी देखिए क्या बाहर जा रहा है, H2O। तो ये रिंग, ये रिंग, ये एक N ये रहा और एक N ये रहा, तो ये N2 पॉजिटिव और ये Cl माइनस, Cl की जगह आप X माइनस लिख सकते हैं। ये बन गया बेंजीन डायजोनियम
हालाइड, Cl होता तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और BDC आपको अच्छे से पता है 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तभी बनता है, इसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो ये रिएक्टिव हो जाता है। और जैसे ही हमने पानी के अंदर इसको लिया और पानी को थोड़ा सा भी गर्म किया, 5 डिग्री के ऊपर जैसे ही हम गए तो पानी के साथ इसकी रिएक्शन शुरू हो जाएगी और रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा वो आप यहां देखिए। करेक्ट, यहां पे वाटर का H और इधर वाटर का OH। हम मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जब हम BDC पढ़ेंगे तब तो हम बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। मेन प्रोडक्ट यदि आप देखें तो रिंग, ये रिंग, और रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप आके जुड़ गया, OH आकर जुड़ गया। आप यहां जोड़ लीजिए, यहां जोड़ लीजिए, वैसे यहीं आके जुड़ना है क्योंकि यहां तो जुड़ नहीं सकता ना, क्योंकि बॉन्ड यहां से टूट रहा है, तो यहां पे OH आके जुड़ जाएगा। करेक्ट, बीच में से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, और साइड से HX, अब वो HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, ये सब बाई प्रोडक्ट्स हो जाते हैं और मेन प्रोडक्ट आपका फिनॉल होता है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एनिलीन से पहले BDC बना लें, बेंजीन डायज़ोनियम हालाइड बना लें, और बेंजीन डायज़ोनियम हालाइड की सिर्फ वाटर के साथ रिएक्शन करनी है, वार्म वाटर के साथ, तो भी आपको फिनॉल मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से। अब बेंजीन तो क्योंकि हमने क्लास 11th में पढ़ा है तो वहां पे रिएक्शन हम देख चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो बेंजीन का जब सल्फोनेशन करते हैं, जब बेंजीन का हेलोजिनेशन करते हैं तो बेंजीन पे हेलोजन आ जाता है, जब फिडिलक्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं तो बेंजीन पे एल्किल ग्रुप आ जाता है, असाइलेशन करते हैं तो असाइल ग्रुप आ जाता है, नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 ग्रुप आ जाता है, और जब बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं तो SO3H ग्रुप आ जाता है बेंजीन पे। ये देखिए वही SO3H, वही रिएक्शन है एग्जैक्टली। इससे यहाँ का एक मैकेनिज्म है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर में मैंने आपसे बोला था बाद में बताऊंगा, तो आज मैं आपको ये वाला मैकेनिज्म बता दूंगा, एक्स्ट्रा है, बोर्ड्स में नहीं है, लेकिन हाँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा। फाइन, तो बेंजीन का आपको सल्फोनेशन करना है। अब बेंजीन का जो सल्फोनेशन किया जाता है ना वो दो तरीके से हो सकता है। एक जो आपने 11th में पढ़ा, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और हीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके हीट करते हैं तो SO3H ग्रुप आ जाता है। इसके अलावा आप फ्यूमिंग H2SO4 भी ले सकते हैं। फ्यूमिंग H2SO4 मतलब H2SO4 प्लस SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस और H2SO4 का मिक्सचर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके मिक्सचर्स को हम ओलियम भी कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो अगर आप ये दोनों लेते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको वैसे, नहीं तो H2SO4 और SO3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो भी सल्फोनेशन होता है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेके हीट करते हैं तो भी सल्फोनेशन होता है। दोनों से ही SO3H ग्रुप आकर रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है। ये कैसे हुआ है वो मैं भी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले जो बोर्ड्स में है पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो यहां पे इन दोनों के रिएक्शन से SO3H आ गया, बेंजीन से बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इतना आपके साथ क्लियर है। अब आप NaOH के साथ रिएक्शन कीजिए, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड से क्या चीज बाहर निकलेगी H, और बेस से क्या चीज बाहर निकलेगी OH। तो H2O बाहर निकल गया और SO3 माइनस और Na+ आकर जुड़ जाएगा, तो ये SO3 माइनस और ये Na+। इसे हम कहेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, क्योंकि SO3 पे माइनस साइन आ गया है। फाइन, तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फाइन, अब इसके बाद इसकी फर्दर NaOH डालकर इसको फ्यूज किया जाता है NaOH के साथ। फ्यूज मतलब आप समझ गए, जो सॉल्ट बना हुआ है आपका ये सॉल्ट और साथ में जो NaOH है, इन दोनों को मिक्स करके काफी हाई टेम्परेचर किया जाता है। काफी हाई टेम्परेचर पर दोनों का फ्यूजन होता है और फ्यूजन से एक कंपाउंड बाहर निकलता है, दैट कंपाउंड इज Na2SO3। Na2SO3, करेक्ट, Na2SO3 कंपाउंड बाहर निकल गया। फाइन, बचा क्या, 2H और एक ऑक्सीजन, तो H2O बाहर निकल गया। अब केवल एक ऑक्सीजन बचा है और ये Na बचा है और ये O- और Na+। ये वही चीज बन गई जो अभी पहले बनी थी, एंड दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। देख सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो ध्यान रखिए, केवल NaOH से सॉल्ट बन के कहानी रुक जाएगी, लेकिन NaOH डालकर आप बहुत हाई टेम्परेचर करते हैं तो फिर वहां पे इन दोनों की रिएक्शन से एक सॉल्ट बनता है, एंड दैट इज सोडियम Na2SO3, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, करेक्ट। साथ में वाटर इवोपरेट हो जाता है, काफी हाई टेम्परेचर है, और जो बची हुई चीज होती है वो होता है सोडियम फिनॉक्साइड। वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। फाइन, और फिर इसका एसिडिफिकेशन जो कि अभी थोड़ी देर पहले किया था HCl डालकर, तो आपको फिनॉल मिल जाता है। सिंपल। तो अगर एग्जाम्स में आता है, लिखने के लिए आता है कि प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन, तो आप ये कर सकते हैं। प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो आप यहां से स्टार्ट करके इसको कर सकते हैं। इतना ही आपको लिखना होगा, पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि केवल NaOH लिखते हैं तो यहीं पे रोकना है, और NaOH के साथ हाई टेम्परेचर अगर आप कर देते हैं तो फिर ये सॉल्ट टूट जाता है, डिकम्पोज होता है, इसमें से Na2SO3 बाहर निकल जाता है और बची हुई स्पीशीज आपको ये मिलती है। फाइन, नाउ अब जो लास्ट है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि शायद देख के नजर आ गया होगा आपको, क्योंकि कमर्शियल प्रिपरेशन में आता है। कमर्शियल प्रिपरेशन किसकी, फिनॉल की। फिनॉल की कमर्शियल प्रिपरेशन मतलब वर्ल्ड वाइड
फिनॉल इसी टेक्निक से बनाया जाता है। तो यहां पे हम फिनॉल बनाने जा रहे हैं। कमर्शियली कोशिश ये की जाती है कि लागत जो है, जो खर्चा जो हो वो कम से कम हो, राइट? क्योंकि फिनॉल तो आप भी बना रहे हैं, ये इंडस्ट्री भी बना रही है, वो इंडस्ट्री भी बना रही है, कोई भी बना रहा है, लेकिन उसकी जो मार्केट कॉस्ट है वो तो सेम ही जाने वाली है। तो कोशिश ये की जाती है कि कमर्शियली जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो सस्ते से सस्ते बन जाए, क्वालिटी मेंटेन रहे, लेकिन प्रोसेस सस्ता हो, खर्चे कम से कम हो। तो आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाकी मेथड से ये मेथड चीपर है। देखें, क्यूमीन हम यूज़ करते हैं। क्यूमीन बेंजीन रिंग के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन नॉर्मली दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से सस्ते होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एल्केन्स का, दैट इज वैक्स, मोमबत्ती। जो वैक्स, मोमबत्ती में जो वैक्स यूज होता है, तो वैक्स भी एक हाइड्रोकार्बन ही है। ऑयल्स, जनरल ऑयल्स, ठीक है ना, फिर वो रिफाइंड होते जाते तो प्राइस अलग हो जाती है। बाकी ऑयल्स जो होते हैं तो इनकी कॉस्टिंग उतनी नहीं है जितनी की दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं इसको। इसका आपको एरियल ऑक्सीडेशन इसलिए बोला है क्योंकि एयर ही फ्लो करते हैं, अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है इसलिए ट्रिक के थ्रू देखेंगे। अब जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो देखिए यहाँ पे CC लिंक है, यहाँ पे CC लिंक है, लेकिन यहाँ पे CH लिंक है। ये लिंक काफी ज्यादा एक्टिव है, तो ये दोनों ऑक्सीजन इस C और H के बीच में आ जाती है। और देखिए ये दोनों ऑक्सीजन C और H के बीच में आ गई। ट्रिक है ये, इसे कहते हैं हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यों भाई हाइड्रोपेरोक्साइड ही क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 है और यहाँ पे भी -1 है, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1। इसके रेस्पेक्ट में तो इस पर कोई चार्ज नहीं आना है, इस पर इसके रेस्पेक्ट में कोई चार्ज नहीं आना है, लेकिन इस पर +1 होगा तो इस पर तो फिर -1 होगा, करेक्ट। और इस पर -1 है तो इस पर तो +1 होगा। तो जब ऑक्सीजन -1 में होता है तो वो पेरोक्साइड ही होता है। तो इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, और बाद में अब इसका कर दिया जाता है हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट H2SO4 मतलब वाटर, और उसमें थोड़ा सा एसिड मिला दिया जाता है। अब वाटर और साथ में थोड़ा सा उसमें एसिड गिर दिया गया है। एसिड तो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। उसके अंदर अब जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका आ गया फिनॉल। ट्रिक के थ्रू देखिएगा, ट्रिक के थ्रू क्या देखें, ये जो सेक्शन है इसको बाहर निकाल दीजिए। तो आप सोचिए जरा क्या चीज बाहर निकल जाएगी। ये एक बॉन्ड यहां से टूट रहा है और एक बॉन्ड यहां से टूट रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये रहा CH3 ऊपर वाला, ये CH3 इधर वाला, ये CH3 इधर वाला, ये बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है ये फ्री हो जाएगा, तो C और O के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये एक बॉन्ड और ये इसका बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ बीच में आ जाएगा, तो वैलेंसी भी जस्टिफाई हो गई। ये जो चीज़ बनी ये एसीटोन, और ये जो पीछे वाला OH ग्रुप है ये इसके ऊपर आगे जुड़ जाता है। ट्रिक है, मैकेनिज्म नहीं है, राइट। तो यहाँ पे OH आगे जुड़ गया, आपका फिनॉल तैयार। और दूसरी जो चीज़ है वो है एसीटोन, यानी यहाँ पे जो दो मेन प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं उसमें एक फिनॉल और एक एसीटोन है। एसीटोन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है। अब कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? पहले बड़े स्केल पे तो बनाना ही है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, काफ़ी बड़े स्केल पर यूज़ होता है। दूसरी चीज़, प्रोसेस में कोई बहुत बड़ा खर्चा देखने को आपको नज़र आ नहीं रहा। एरो ऑक्सीडेशन है और एसिड की प्रेजेंस के बीच में प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस है। अब जो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसमें भी फायदा है। पहली चीज़, फिनॉल और एसीटोन में बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो जब ये बनते हैं ना, उसी दौरान डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट किए जा सकते हैं उसी दौरान। तो कोई बहुत एक्सपेंसिव मेथड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या डिस्टिलेशन से भी एक दूसरे से अलग इजीली हो जाते हैं। पहली बात, यानी अलग करने का कोई खास महंगा मेथड रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी चीज, जो एसीटोन यहाँ बना है जो कि सेपरेट हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, हम इसे कंडेंस करके कलेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सॉल्वेंट है। नेल पॉलिश रिमूवर आप जानते होंगे, यूज भी की होगी, उसके अंदर भी एसीटोन ही प्रेजेंट होता है। 100% एसीटोन नहीं होता, लेकिन एसीटोन की प्रेजेंस होती है। और आपने नोटिस किया होगा कि नेल के ऊपर जो पेंट होता है, एक कॉटन पे आप एसीटोन लीजिए, नेल पॉलिश रिमूवर लीजिए और उस पेंट पे आप हल्का सा रब कीजिए, ये उस पेंट को एकदम इंस्टेंटली अपने में डिसॉल्व कर लेता है और वो सारा जो पेंट है वो इस कॉटन के ऊपर आ जाता है और नेल से पेंट हट जाता है। तो ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि एसीटोन में बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने में डिसॉल्व करने की। तो जो पेंट था वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था और इसने तुरंत उसको अपने में डिसॉल्व कर लिया। ओके, तो ये बहुत ही बेहतरीन सॉल्वेंट है। तो ये जो चीज हमारे यहाँ एज अ बाय प्रोडक्ट बनी है, ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और हम साइमल्टेनियसली इसको तो बेचते ही बेचते हैं, इसको भी बेचकर अर्निंग करते हैं। दैट्स वाई ये मेथड इंडस्ट्रियल मेथड है, कमर्शियल मेथड है और काफी फायदेमंद है। और आज भी पूरे वर्ल्ड में फिनॉल को इसी टेक्निक से बनाया जाता है। सो गाइज, आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।